नमस्कार। मैं सीमा अग्रवाल। आज मैं कार्ल मार्क्स के पुनरुत्पादन सिद्धांत आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मार्क्स ऐसे पहले अर्थशास्त्री माने जाते हैं जिन्होंने विकास के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं का राष्ट्रीय उत्पाद के संरचनात्मक अनुपातों के माध्यम से विश्लेषण किया है और इन अनुपातों के बीच पारस्परिक संबंधों तथा इनमें परिवर्तन लाने वाले कारकों की चर्चा की है। उनकी साधारण तथा विस्तृत पुनरुत्पादन प्रणालियां वृहत आर्थिक अनुपातों पर आधारित है। तो मार्क्स का जो पुनरुत्पादन प्रणाली है ये आगे जाके बहुत से अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों का आधार बनी, जिसमें जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, वॉलरस का जो सामान्य संतुलन सिद्धांत है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संतुलन की अवस्था में होती है और उसके लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं। तो मार्क्स का जो पुनरुत्पादन प्रणाली है उसको आगे बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांतों में शामिल किया। अब हम देखने जा रहे हैं मार्क्स की जो पुनरुत्पादन प्रणाली है उसके जो दो पार्ट हैं, जिसमें साधारण पुनरुत्पादन प्रणाली और विस्तृत पुनरुत्पादन प्रणाली। तो जो साधारण पुनरुत्पादन प्रणाली है उसके संबंध में मार्क्स का कथन है कि मार्क्स की जो साधारण पुनरुत्पादन प्रणाली है वो स्टेशनरी स्टेट वाली अर्थव्यवस्था के सामान्य संतुलन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो स्टेशनरी स्टेट मतलब जिसको हम साधारण शब्दों में स्थैतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो वो कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं जिनके दिए हुए होने पर उनकी ये प्रणाली लागू होगी। तो उनकी पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वर्ग हैं, श्रमिक एवं पूंजीपति। जैसे कि हम सब जानते हैं मार्क्स ने जो अपना पूरा जो सिद्धांत दिया था आर्थिक विकास का, उसमें भी उन्होंने दो वर्ग का ही चर्चा किया है, जिसमें श्रमिक एवं पूंजीपति है। दूसरा है उत्पादन क्रियाओं को मोटे तौर पर केवल दो भागों, जिन्हें डिपार्टमेंट कहा गया है, में बांटा गया है। डिपार्टमेंट वन पूंजीगत पदार्थों का उत्पादन करता है, जबकि डिपार्टमेंट टू उपभोगगत पदार्थों का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हम ये बता देते हैं कि डिपार्टमेंट वन जो पूंजीगत पदार्थों का उत्पादन करता है वो दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए मशीनों का निर्माण करता है, जबकि जो डिपार्टमेंट टू है जो उपभोग पदार्थों का उत्पादन करता है वो दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करता है और दोनों क्षेत्र के जो पूंजीपति हैं उनके लिए भोग विलास की वस्तुओं का उत्पादन भी करता है। तीसरी मान्यता है पूंजी की शारीरिक संरचना स्थिर रहती है, किंतु ये दोनों डिपार्टमेंटों में भिन्न भिन्न होती है। पूंजी की शारीरिक संरचना जैसे हम मार्क्स के मॉडल में भी देख चुके हैं, C/C+V, कि एक श्रमिक के पीछे कितना पूंजी हम लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि दोनों ही डिपार्टमेंट का स्वरूप अलग अलग है, जो पूंजीगत पदार्थ का उत्पादन करता है नेचुरली वहां पर अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और जो हाँ उपभोगगत पदार्थों का उत्पादन हो रहा है डिपार्टमेंट टू, वहां पर कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों में जो ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल है वो अलग अलग होगा। चौथी मान्यता है कि वस्तु का विनिमय उनके मूल्यों के अनुपात में होता है। वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में निर्धारित होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो भी उनकी कीमत होगी उसी के आधार पर उनका आपस में एक्सचेंज होगा, और जो श्रमिक की जो कीमत है वो कितना श्रम उसमें लगा है उसके आधार पर उसकी कीमत निर्धारित होगी। कि किसी वस्तु को बनाने में मान लीजिए 10 घंटे का श्रम लगा है तो उसका जो मूल्य होगा वो 10 घंटे के श्रम के मूल्य के बराबर उस वस्तु की कीमत निर्धारित होगी। तो ये मार्क्स का श्रम मूल्य का सिद्धांत भी माना जाता है। इसके पश्चात है पैमाने का स्थिर प्रतिफल विद्यमान है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल का मतलब है कि हम जिस अनुपात में साधनों में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में भी परिवर्तन होता है, तो इसको हम स्थिर प्रतिफल कहते हैं। फिर
नेक्स्ट है पूंजी का रेट ऑफ टर्नओवर इकाई के बराबर है। मतलब यहाँ पर जो भी हम कैपिटल लगाए हैं उसका जो टर्नओवर मिलेगा हमको वो भी इकाई के बराबर होगा। नेक्स्ट, पूंजीपतियों द्वारा कोई बचत अथवा निवेश नहीं किया जाता। क्योंकि ये स्थैतिक अर्थ पुनरुत्पादन प्रणाली है, इसलिए यहाँ पर ना तो बचत हो रहा है ना ही निवेश हो रहा है। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसी की स्थिति का हम यहाँ पर आकलन कर रहे हैं। इसके पश्चात श्रमिक कोई बचत नहीं करते। हम सभी इस चीज को जानते हैं कि श्रमिक को जितना भी मजदूरी प्राप्त होता है वो पूरा उसको उपभोग कर लेता है। इसके बाद अगला है, दोनों डिपार्टमेंट में शोषण की दर एक समान है और स्थिर है। दोनों डिपार्टमेंट शोषण की दर का मतलब है कि जो शोषण की दर का मतलब जो अतिरेक मूल्य का एस अपॉन वी, जो अभी हमने उसमें देखा था मॉडल में। तो दोनों में चूंकि दोनों ही क्षेत्र में श्रमिक काम करते हैं इसलिए एस अपॉन वी दोनों बराबर है और स्थिर है। बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि कोई विदेशी व्यापार नहीं हो रहा है। अब हम नीचे दिए गए श्रमिकों के बारे में चर्चा करेंगे जो साधारण पुनरुत्पादन प्रणाली में, कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो उत्पादन क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं C1 प्लस V1 प्लस S1 बराबर Y1। तो ये डिपार्टमेंट 1 का कॉम्पोजिशन है जिसको पूंजीगत पदार्थों का उत्पादन हम देख रहे हैं। तो Y1 जो है वो पूंजीगत पदार्थ के उत्पादन, कुल उत्पादन को शो करता है जो डिपार्टमेंट 1 है। और डिपार्टमेंट 2 का जो उत्पादन का स्तर है उसमें C2 V2 प्लस S2 बराबर Y2। तो ये उपभोग पदार्थों का उत्पादन को बतलाता है। तो कुल उत्पादन डिपार्टमेंट 1 का C1 प्लस V1 प्लस S1 बराबर Y1 और डिपार्टमेंट 2 का C2 प्लस V2 प्लस S2 बराबर Y2। अब दोनों डिपार्टमेंट में किस प्रकार से विनिमय होगा उसको हम नीचे समीकरण में देख रहे हैं। तो जो C1 प्लस V1 प्लस S1 है जो कि पूंजीगत पदार्थों को प्रदर्शित कर रहा है, वो V1 प्लस S1 मूल्य का पूंजीगत पदार्थ डिपार्टमेंट 2 को देगा और C2 मूल्य का उपभोग पदार्थ डिपार्टमेंट 2 से लेगा। मतलब ये एरो के थ्रू हम देख रहे हैं कि ये जो हम V1 S1 देख रहे हैं ये पूंजीगत पदार्थ है, लेकिन ये उपभोग पदार्थ लेने के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब ये पूंजीगत पदार्थ के रूप में आएगा। मतलब जो उपभोगगत पदार्थ बनाने वाला जो क्षेत्र है उनको मशीनों की आवश्यकता होती है, तो ये V1 S1 के रूप में हो गया। और जो C2 है वो पूंजीगत पदार्थ खरीदने के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये C2 जो है वो उपभोग पदार्थ के रूप में डिपार्टमेंट 1 में जाएगा। तो ये इस प्रकार इनका एक्सचेंज जो है वो होगा। तो संतुलन के लिए आवश्यक है कि पूंजीगत पदार्थों की कुल मांग और पूंजीगत पदार्थों की कुल पूर्ति बराबर हो। तो जो पूंजीगत पदार्थों की कुल मांग क्या होगी फिर C1 प्लस C2, क्योंकि C1 पूंजीगत पदार्थ है और C2 मूल्य का पूंजीगत पदार्थ हमने लिया है, इसलिए ये C1 प्लस C2 हो गया। और पूंजीगत पदार्थों की जो कुल पूर्ति है वो हम यहाँ देख रहे हैं C1 प्लस V1 प्लस S1 है। तो संतुलन में क्या होगा, C1 प्लस C2 बराबर C1 प्लस V1 प्लस S1। मतलब मांग जो है वो C1 प्लस C2 है और पूर्ति जो है वो C1 प्लस V1 प्लस S1 है। तो यहाँ पर जो भी कॉमन है उस वो कट जाएगा और C2 बराबर V1 प्लस S1। मतलब यहाँ C1 कट गया और V1 प्लस S1
इज इक्वल टू C2। इसी प्रकार संतुलन में उपभोग पदार्थों की जो कुल मांग तथा कुल पूर्ति भी बराबर होनी चाहिए। तो उपभोग पदार्थों की जो कुल मांग है वो बराबर किसके है, V1 प्लस S1 प्लस V2 प्लस S2। यहां हम देख रहे हैं कि V1 प्लस S1 भी उपभोग पदार्थ के मूल्य के बराबर पूंजीगत क्षेत्र से आया है, और V2S2 जो है वो भी उपभोग पदार्थ जो डिपार्टमेंट 2 ने अपने यहाँ के श्रमिकों के लिए रखा है। इसलिए उपभोग पदार्थ की कुल मांग क्या हो जाएगी, V1 प्लस S1 प्लस V2 प्लस S2। और उपभोग पदार्थों की जो कुल पूर्ति है वो बराबर है C2 प्लस V2 प्लस S2 के। ये ऊपर हम देख रहे हैं। अब संतुलन में क्या होगा मांग और पूर्ति का, कि V1 प्लस S1 प्लस V2 प्लस S2 ये कुल मांग हो गई, और C2 प्लस V2 प्लस S2 ये कुल पूर्ति हो गई। जो भी कॉमन है वो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, V1 प्लस S1 बराबर C2। तो ये साधारण पुनरुत्पादन प्रणाली में किस प्रकार से दोनों ही क्षेत्र जो डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 बराबर होगा, संतुलन में होगा, उसको हम यहाँ पर उनके पुनरुत्पादन प्रणाली से समझ सकते हैं। इसके बाद विस्तृत पुनरुत्पादन प्रणाली। विस्तृत पुनरुत्पादन प्रणाली के अंतर्गत मार्क्स मुद्रा की भूमिका का विश्लेषण करते हैं। प्रत्येक डिपार्टमेंट में पूंजीपति अधिशेष मूल्य के कुछ भाग को स्थिर तथा परिवर्ती पूंजी में पुनर्निवेश के लिए बचाते हैं। इस प्रकार पूंजीपति अधिशेष मूल्य को 3 वैकल्पिक उपयोग में लाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधिशेष मूल्य पूंजीपति को प्राप्त होता है, जिसको कि वो लाभ कहता है, उसका वो किन किन चीजों में उपयोग करता है। तो उसमें पहला है स्थिर पूंजी के विस्तार के लिए, दूसरा है परिवर्ती पूंजी के विस्तार के लिए, और तीसरा है उपभोग के लिए। तो ये 3 काम वो किस तरीके से करेगा वो आगे हम देखेंगे। जैसे डिपार्टमेंट 1 के S1 अधिशेष मूल्य के जो पूर्वोक्त 3 वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, उन्हें हम क्रमशः S11, S12 तथा S13 से दर्शाते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट 2 के S2 जो अधिशेष मूल्य के जो वैकल्पिक प्रयोग को हम क्रमशः S21, S22 तथा S23 से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार जो S11 है वो डेल्टा C1 के बराबर हो गया, जिसको हम स्थिर पूंजी के विस्तार कह सकते हैं, और S12 जो हो गया डेल्टा V1 हो गया परिवर्ती पूंजी के विस्तार के लिए। उसी प्रकार S21 जो है वो डेल्टा C2 हो गया स्थिर पूंजी के विस्तार के लिए, और S22 जो है वो डेल्टा V2 हो गया परिवर्ती पूंजी के विस्तार के लिए। तो नीचे हम समीकरण के माध्यम से इसे समझेंगे। जहां पर हमने यहाँ C1 प्लस V1 प्लस S1 लिखा था सबसे शुरू वाले इसमें साधारण पुनरुत्पादन प्रणाली में, उसको हम इस रूप में लिखेंगे C1 प्लस V1 प्लस S11 प्लस S12 प्लस S13। ये 3 उपयोग जो हम ऊपर देख रहे हैं, इसमें S11 जो है वो स्थिर पूंजी के विस्तार के लिए उपयोग हो गया, S12 परिवर्ती पूंजी के विस्तार के लिए हो गया, और S13 उपभोग के लिए हो गया। बराबर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C1 प्लस V1 प्लस डेल्टा C1 प्लस डेल्टा V1 प्लस S13। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि S11 बराबर डेल्टा C1, तो यहाँ हमने उसको लिख लिया। वैसे S12 डेल्टा V1 है, और S13 तो अपनी जगह पर रहेगा। तो ये सबका मूल्य हो जाएगा Y1 के बराबर। मतलब पूंजीगत पदार्थ बनाने वाले जो उद्योग है डिपार्टमेंट 1, उनका कुल उत्पादन का मूल्य हो गया। उसी प्रकार डिपार्टमेंट 2 का हम देखेंगे C2 प्लस V2 प्लस S21 प्लस S22 प्लस S23 बराबर C2 प्लस V2 प्लस डेल्टा C2 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा S23। मतलब यहाँ जो S21 यह देख रहे हैं हम यहाँ डेल्टा C2 के इक्वल है, और
S22 जो है वो डेल्टा V2 के इक्वल है, और डेल्टा 23 जो है वो उपभोग के लिए, उपभोगगत पदार्थ के। तो ये पूरा इनका जो कुल मूल्य हो जाएगा वो Y2 के बराबर होगा। तो संतुलन में क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो पूंजीगत पदार्थों की जो कुल मांग है वो पूंजीगत पदार्थों की कुल पूर्ति के बराबर होनी चाहिए। तो जैसे हमने साधारण पुनरुत्पादन प्रणाली में देखा था कि पूंजीगत पदार्थ का जो कुल मूल्य था वो क्या, उसमें मांग का क्या था, C1 प्लस C2। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे C1 प्लस डेल्टा C1 प्लस C2 बराबर डेल्टा C2। ये इक्वल होना चाहिए C1 प्लस V1 प्लस डेल्टा C1 प्लस डेल्टा V1 प्लस S13। मतलब ये है कि जो V1 S1 है उसको हमने यहाँ पर एक्सटेंशन कर लिया और उसको इस रूप में लिखा है। तो जो भी कॉमन है वो यहाँ पर कट जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम कि डेल्टा सी वन कॉमन है, वो कट गया, और C1 भी कॉमन है, वो भी कट गया। अब C2 प्लस डेल्टा C2 बचा, और बचा V1 प्लस डेल्टा V1 प्लस S13। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। पुनः संतुलन हम उपभोग पदार्थों का देखेंगे, जिसमें उपभोग पदार्थों की जो कुल मांग है वो उसके कुल पूर्ति के बराबर होनी चाहिए, जिसमें V1 प्लस डेल्टा V1 प्लस S13 प्लस V2 प्लस डेल्टा V2 प्लस S23 ये कुल मांग को प्रदर्शित करता है। और कुल पूर्ति हमको मालूम है C2 प्लस V2 प्लस डेल्टा C2 प्लस डेल्टा V2 प्लस S23। अब यहाँ भी जो कॉमन है वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, V1 प्लस डेल्टा V1 प्लस S13 बराबर C2 प्लस डेल्टा C2। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये C2 प्लस डेल्टा C2 और V1 प्लस डेल्टा V1 और S13 ये दोनों इक्वल हैं, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इधर हमने C2 प्लस डेल्टा C2 बराबर V1 प्लस डेल्टा V1 प्लस S13। तो इस प्रकार विस्तृत पुनरुत्पादन प्रणाली में मार्क्स ने यह बतलाया था कि जो अतिरेक मूल्य का किन किन चीजों में उपयोग पूंजीपति करता है, उसके आधार पर उन्होंने अपनी पुनरुत्पादन प्रणाली को समझाया है। तो संतुलन समीकरण से स्पष्ट है कि संतुलन की स्थिति में पदार्थों के अंतःविभागीय प्रवाहों को एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, जो पूंजी निर्माण के कारण समय के साथ साथ बढ़ती है। तो समीकरण के दाईं ओर का पक्ष डिपार्टमेंट 1 की डिपार्टमेंट 2 के साथ उत्पादन की कुल मांग का द्योतक है, और समीकरण का बाईं ओर का पक्ष डिपार्टमेंट 2 की डिपार्टमेंट 1 के उत्पादन की कुल मांग को प्रदर्शित करता है। तो दीर्घकाल में संतुलन के लिए अर्थात दोनों डिपार्टमेंटों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि इन दोनों का साथ साथ संतुलित ढंग से विकास हो। तो ये हमने देखा मार्क्स का साधारण तथा विस्तृत पुनरुत्पादन प्रणाली, जो आगे सामान्य संतुलन विश्लेषण और आधा प्रदा विश्लेषण का आधार बना था। इसका प्रस्तुतिकरण संक्षेप में आपके समक्ष मैंने किया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा अग्रवाल।